का जो वायरस होता है, लिस्सा वायरस टाइप 1, एक आरएनए वायरस है। और बेसिकली ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसी को अफेक्ट करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करता है, हाईली फैटल डिजीज है। कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है? लिस्सा वायरस टाइप 1। लिस्सा वायरस टाइप 1 आरएनए वायरस, प्राइमरली इट अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब रेबीज के बारे में एक चीज और है कि जैसे हम लोग अभी तक बात पढ़ रहे थे कम्युनिकेबिलिटी की, तो रेबीज का पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी जो है वो भी एक तरीके से नील होती है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर किसी ह्यूमन को रेबीज का इन्फेक्शन हो गया तो फिर फर्दर जो है मैन टू मैन ट्रांसमिशन जो है वो नहीं पाया जाता है। आमतौर से मैन टू मैन ट्रांसमिशन इसका नहीं होता है, रेबीज का। तो कहा जाता है कि मैन इज ए डेड एंड होस्ट, या रेबीज इन मैन इज ए डेड एंड इन्फेक्शन। एक लाइन में इसको देखिएगा, डेड एंड इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार अगर किसी मैन को, किसी ह्यूमन को ये डिजीज हो गई तो फर्दर ह्यूमन टू ह्यूमन जो है इसका ट्रांसमिशन नहीं पाया जाता है। बहुत रेयर है, वैसे अभी तक डॉक्यूमेंट में नहीं हुआ है कि कहीं पे किसी ह्यूमन से फिर फर्दर किसी ह्यूमन को ये डिजीज ट्रांसमिट हुई। प्राइमरली ये डिजीज किसकी है? वर्टिब्रेट एनिमल्स की, मम्मल्स की है, जहां से ये डिजीज जो एक्सीडेंटली जो है वो किसको ट्रांसफर होती है? ह्यूमंस को होती है। और एक बार किसी भी शख्स को हो गई तो फिर उसकी डेथ हो जानी है। कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका? लिस्सा वायरस टाइप 1। और इसी का दूसरा नाम जो है वो हाइड्रोफोबिया है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका वेरिएबल होता है, फिक्स इंक्यूबेशन पीरियड नहीं है। बहुत सालों तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कुछ लोगों में बहुत जल्दी साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं और कुछ लोगों में बहुत दिनों के बाद आते हैं ना। तो अब यहाँ पे एक ऑन एवरेज जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड माना गया वो 3 to 8 वीक्स। और जनरली अगर डेज में आपसे कोई पूछे तो आप 20 to 60 डेज भी बता सकते हैं। ठीक, ये एवरेज है। ये एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड है 20 to 60 डेज का। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखिए। प्राइमरली जो मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज एनिमल बाइट्स, डॉग, कैट, मंकीज, काऊ, गोट, शीप। लेकिन रैट बाइट और ह्यूमन बाइट से आमतौर से इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है ना। लिक्स ऑन एब्रेडेड स्किन और एब्रेडेड अन एब्रेडेड म्यूकोजा। यहाँ अगर मान लीजिए कोई रेबीज इन्फेक्टेड पेट है आपके घर में, रेबीज इन्फेक्टेड है वो, और स्किन पे उसने लिक कर लिया, सपोज दैट उसने लिक कर लिया है ना, तो वहां से डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। एरोसॉल यानी बैट्स, जो रेबीज इन्फेक्टेड अगर बैट्स हैं तो वो इस डिजीज को ट्रांसमिट कर सकती हैं वाया कैसे? रेस्पिरेटरी रूट से, है ना। एंड पर्सन टू पर्सन रेयर बट पॉसिबल। अब ये कैसे पॉसिबल है पर्सन टू पर्सन? ह्यूमन बाइट से नहीं, ह्यूमन बाइट से नहीं, बट मान लीजिए यहाँ पे ये इस चीज को ध्यान में रखिए, लिक्स वाला पार्ट। कोई इन्फेक्टेड पेट है आपके घर पे, उसने किसी को लिक किया, लेकिन उसकी जो स्किन थी वो इंटैक्ट थी, उसको तो नहीं ट्रांसमिट हुआ, है ना। लेकिन दूसरा पर्सन था जिसकी स्किन हो सकता है वहां पे कोई वुंड हो, कोई स्क्रैच ऑलरेडी था, और दोनों क्या हुए कि दोनों का कांटेक्ट हो गया, दोनों की स्किन का। तो वहां से वो वायरस जो है वो ट्रांसफर हो सकता है दूसरे पर्सन, बट ये बहुत रेयर कंडीशन है ना? और इन सम केसेस कार्नियल और आर्गन ट्रांसप्लांटेशन इसके जरिए भी रेबीज का ट्रांसमिशन पाया गया ना। पर्सन टू पर्सन पॉसिबल तो है बट बहुत रेयर है ना। प्राइमरली क्या है? एनिमल बाइट्स, और उसमें सबसे कॉमन जो है डॉग्स है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा आप, जितने भी डॉग बाइट के केसेस होते हैं सब जो है वो रेबीज नहीं काज करते, है ना। सब रेबीज काज नहीं करते। तो यूजुअली जो है अगर किसी को किसी पेट ने या डॉग ने बाइट किया है, उसको ये लग गया है कि स्क्रैच किया या बाइट किया, तो हम उस एनिमल को सर्विलांस पे रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और ये माना जाता है कि अगर किसी कुत्ते ने किसी को बाइट किया है, किसी डॉग ने बाइट किया है किसी पर्सन को, तो अगर ये इन्फेक्टेड है, इसको रेबीज का इन्फेक्शन है, किसको? डॉग को, है ना, ये रेबीज इन्फेक्टेड है, तो यूजुअली जो है ये विद इन 7 डेज इसकी डेथ हो जाएगी। विद इन 7 डेज ये जो कुत्ता है ये मर जाएगा, इस डॉग की डेथ हो जाएगी अगर ये रेबीज इन्फेक्टेड रहेगा तो यहीं से इसीलिए कहा जाता है ना, अगर गांव में भी देखा जाता है अगर कोई कुत्ता किसी को काट लेता है तो उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है 7 दिनों तक। और अगर उसकी डेथ होगी दैट मीन्स कि वो रेबीज इन्फेक्टेड था, है ना। तो ये इसका क्या है?
मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। प्राइमरली क्या, एनिमल बाइट, और यही सबसे कॉमन है। और उसमें से भी ह्यूमन बाइट और रैट बाइट को जो एक्सेप्शन में रखा गया है, इनसे ये डिजीज ट्रांसमिट नहीं होती है। अब रेबीज के दो तरीके के वायरस होते हैं। रेबीज के दो तरीके के वायरस होते हैं यूजुअली, एक होता है स्ट्रीट वायरस, एक होता है फिक्स्ड वायरस। स्ट्रीट वायरस है, फिक्स्ड वायरस। अब जो स्ट्रीट स्ट्रीट वायरस है, ये कहाँ से मिलता है? जो नेचुरली अकरिंग केसेस हैं, मान लीजिए ये रेबीज इन्फेक्टेड डॉग डॉग है, कैट है, मंकीज है ना, यहाँ से जो वायरस मिलेगा वो स्ट्रीट वायरस आएगा, यानी नेचुरली अकरिंग इन्फेक्शन जो है वो स्ट्रीट वायरस देगा। नेचुरली अक्रीम होता है। और जो फिक्स्ड वायरस है, इसको कहते हैं, इसको ना सब कल्चर के जरिए, खासतौर से माइस के ब्रेन में कंटिन्यूअसली इसको पैसेज के जरिए जो है इसको एक वायरस बनाया जाता है, जिसको कहा जाता है फिक्स्ड वायरस। कंडीशन क्या है फिक्स्ड वायरस की, कि इसकी जो इम्यूनोजेनिसिटी होती है, यानी जो डिजीज काज करने की कैपेबिलिटी होती है, वो खत्म हो चुकी होती है फिक्स्ड वायरस की। जब वो रिपीटेडली उसको जो है बार बार कल्चर कराया जाता है, कहाँ पे, माइस ब्रेन में, चूहों के ब्रेन में, तो वहां से जो निकल के वायरस आपको मिलेगा वो फिक्स्ड वायरस मिलता है। और फिक्स्ड वायरस जो होता है, ये इसकी जो पैथोजेनिसिटी होती है, डिजीज काज करने की जो कैपेबिलिटी होती है, वो खत्म हो चुकी होती है ना? तो बेसिकली जो है, ये जो फिक्स्ड वायरस होता है, इसी से वैक्सीन बनती है। स्ट्रीट वायरस क्या है? ये तमाम मम्मल्स, जितने भी मम्मल्स हैं, इन सबको ये डिजीज काज कर सकता है। और इसी स्ट्रीट वायरस का ही जो इंक्यूबेशन पीरियड है, वो 20 to 60 डेज का होता है, या 3 to 8 वीक्स का होता है। 20 to 60 डेज का होता है ना। इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रीट वायरस और फिक्स्ड वायरस की? ये जो फिक्स्ड वायरस है, इट इज यूज्ड फॉर वैक्सीन प्रिपरेशन। इट इज फिक्स्ड फॉर वैक्सीन प्रिपरेशन। उसके लिए कौन सा वायरस यूज होता है? फिक्स्ड वायरस। और जो रेबीज काज करता है, वो ये स्ट्रीट वायरस है। रेबीज डिजीज जो काज करता है, वो ये स्ट्रीट वायरस है, यानी नेचुरली अकरिंग जो है, जो कुत्तों में और दूसरे ममल्स में पाया जाता है, उन वो जो वायरस है, उसको स्ट्रीट वायरस कहा जाता है। और यही जो है रेबीज काज करता है। तो अब एक चीज आती है, जब हम इनका यूं कह लीजिए कि पैथोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे वेरियस बॉडीज की, जब हम बात करते हैं, तो एक बॉडी है नेगरी बॉडी, ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो नेगरी बॉडी किस वायरस से फॉर्म होगी, किस वायरस? नेगरी बॉडी बेसिकली क्या है? ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इसिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज है। कहाँ पे मिलती है? न्यूरॉन्स में। कहाँ कहाँ मिलती हैं? न्यूरॉन्स में पाई जाती हैं ये नेगरी बॉडीज। अब ये नेगरी बॉडीज जो है, ये किस वायरस से मिलेगी? रेबीज में पाई जाती है, इतना तो याद होना चाहिए। नेगरी बॉडीज किस में पाई जाती है? रेबीज में पाई जाती है। कहाँ पे होती है? न्यूरॉन्स में होती है। एक चीज ये हो गई है ना। अब नेगरी बॉडीज जो बनती है, वो ड्यू टू स्ट्रीट वायरस, यानी जो डिजीज काज कर रहा है, उसी में ये नेगरी बॉडीज बनेंगी, यानी स्ट्रीट वायरस में ही बनती हैं। फिक्स्ड वायरस में नहीं बनती। फिक्स्ड वायरस में बनने लगेगी तो क्या होगा? वो डिजीज काज करने लगेगा। लेकिन फिक्स्ड वायरस किस लिए यूज होता है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, है ना। तो स्ट्रीट वायरस में ये नेगरी बॉडीज पाई जाती है, और दिस नेगरी बॉडीज इज पैथोग्नोमिक फॉर रेबीज इन्फेक्शन। और एक बार किसी ह्यूमन को ये इन्फेक्शन हो गया, तो फर्दर उससे इसका ट्रांसफर नहीं होता। इसलिए कहा जाता है रेबीज इन मैन इज ए डेड एंड इन्फेक्शन, है ना। क्या ये डेड एंड इन्फेक्शन है ह्यूमंस में, रेबीज का? दोबारा जो है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब इसका क्लिनिकल फीचर्स देखिएगा ना, रेबीज का क्लिनिकल फीचर क्या होगा? यूजुअली देखिए, शुरू में एक तरीके से कह लीजिए, जब डॉग बाइट करता है या कोई दूसरा जानवर है जो बाइट करता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत 80% केसेस में एट द साइट ऑफ बाइट पेन और टिंगलिंग सेंसेशन मिलता है। पेन एंड टिंगलिंग, ज्यादातर केसेस में शुरुआत में यही मिलता है। सिर्फ पेन मिलेगा एट द साइट ऑफ बाइट, और वहीं पे टिंगलिंग सेंसेशन भी मिलता है।
और यही जो एक फीचर है जो शुरू में स्पेसिफिक होता है प्रोड्रोमल फीचर्स में, सिर्फ यही आता है। अब इसके बाद, अब ये मान लीजिए ये प्रोड्रोमल फीचर था जिसमें पेन और टिंगलिंग मिली ना। अब इसके बाद अब बहुत जो, क्योंकि इसका जो वायरस है कहाँ पे अटैक करता है, नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। तो वहां से अब जो है सीएनएस के फीचर्स आपको मिलेंगे। पेशेंट क्या होगा, वो नॉइज, ब्राइट लाइट, किसी भी तरीके का कोई भी स्टिमुलस अगर उसे मिल रहा है तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लाइट हुई, शोर शराबा हुआ, आवाज हुई, ये इसको टॉलरेट नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा हाइपर एक्साइटमेंट की स्टेज आ जाती है इसमें ना। और जो मोटर सिस्टम्स होते हैं, जो मोटर सिस्टम है, वो भी इसका जो है वो धीरे धीरे जो मोटर फंक्शंस होते हैं वो कम होना, डिमिनिश होना शुरू हो जाते हैं ना। और कुछ कंडीशन में पेशेंट जो होता है, इवन जो है ना, अगर ठंडी हवा का झोंका भी उसे मिल गया तो उसके लिए वो परेशानी का सबब बन जाता है, जिसको एरोफोबिया कहते हैं। यानी उसे अगर फैन आप ऑन कर दें तो उसके लिए भी वो परेशानी हो जाती है। दैट इज एरोफोबिया। और कुछ कंडीशन में एरोफोबिया को भी इसका पैथोग्नोमिक माना जाता है, बट रेबीज को हाइड्रोफोबिया ही मेन है उसके लिए। अब इसके बाद मान लीजिए ये सारी चीजें शुरू हो गई, कुछ क्योंकि नर्व को सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इस्पास, बहुत ज्यादा स्पाज्म होता है, खास तौर से फेस पे और फेरिंग्स पे, जो फेरिंग्स की मसल्स होती हैं। एंड फेस, यहाँ पे हाइपर एक्साइटमेंट की स्टेज है, बहुत ज्यादा मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है, रिफ्लेक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके होते हैं ना। और लास्ट में क्या होता है कि इसको सिम्टम्स धीरे धीरे जो है वो धीरे धीरे एग्रीवेट होते हैं। और उसके बाद आखिर में क्या होता है कि पेशेंट जो है इवन जो है लिक्विड को भी वो swallow नहीं कर पाता। कांट swallow लिक्विड। और अगर कहीं पे उसे थोड़ा सा पानी भी दिख जाए, हाइड्रोफोबिया का नाम ही है, तो वो जो मसल्स है ना डिग्लूटेशन की, वो उसको और ज्यादा स्पाज्म होने लगता है अगर उसे पानी दिख भी जाए। इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया कहा ही जाता है। तो जरा सा भी अगर उसे पानी की शक्ल भी दिख जाए तो सिम्टम्स जो है वो बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं। और ये जो फियर ऑफ वाटर या हाइड्रोफोबिया जिसको हम कहते हैं, ये रेबीज के लिए जो ये पैथोग्नोमिक है। और ये एनिमल्स, सॉरी, ह्यूमंस में तो ये हाइड्रोफोबिया पाया जाता है, रेबीज का अगर इन्फेक्शन ह्यूमन, लेकिन अगर एनिमल को रेबीज का इन्फेक्शन है तो उसमें हाइड्रोफोबिया की कंडीशन जो है वो नहीं पाई जाती है। और आमतौर से ये जो पूरी इलनेस है, ये जो क्लिनिकल फीचर शुरू हो रहा है 2 से 3 दिन तक चलता है। बहुत रेयर केसेस में 5 से 6 दिन भी हो सकता है, एक्सेप्शनल केसेस में। और अगर इंटेंसिव केयर दे भी हम पेशेंट को, इंटेंसिव दैट मीन्स कि अगर हम आईसीयू में भी रख दें तो भी हम 5 से 6 दिन से ज्यादा उसको नहीं बचा सकते। अल्टीमेटली क्या हो जानी है उसकी, डेथ हो जानी है। और टिल डेथ अब तक सिर्फ और सिर्फ जो है ऑन रिकॉर्ड 3 ऐसे पर्सन हैं जो बच गए, रेबीज के इन्फेक्शन के बावजूद जो है अब तक सिर्फ 3 लोग हैं जो बच गए। अब इसकी डायग्नोसिस, आमतौर से क्लिनिकल डायग्नोसिस कैसे आप बनाएंगे रेबीज की। अब इसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले आपको हिस्ट्री मिलेगी किस चीज की, एनिमल बाइट की, है ना? पहले हिस्ट्री क्या मिलेगी कि किसी कुत्ते ने, किसी बिल्ली ने, या गोट, शीप, बफेलो, किसी ने भी बाइट किया था। पहली चीज, पहली हिस्ट्री ये मिलेगी। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये भी साथ में मिलेंगे। इसके अलावा अर्ली अर्ली स्टेज ऑफ द इलनेस में रेबीज को अगर कंफर्म करना है तो जो स्किन की बायोप्सी करते हैं, जहाँ पे बाइट मार्क आपको मिलेगा, जहाँ पे हिस्ट्री मिलेगी कि यहाँ पे उस जानवर ने, उस पर्टिकुलर एनिमल ने बाइट किया है, तो वहां से अगर हम बायोप्सी कराएंगे तो वहां से वायरस को आइसोलेट किया जा सकता है, वहां से उसकी अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस की जा सकती है। या फिर लेटर स्टेजेस में बाद में वायरस को आइसोलेट किया जा सकता है, कहाँ से, सलाइवा से, या जो अदर बॉडी सिक्रेशंस हैं वहां से भी किया जा सकता है।
अब ट्रीटमेंट क्या क्या करेंगे इसका? रेबीज का ट्रीटमेंट, कोई इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है पहली चीज। रेबीज का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। पेशेंट को क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, इसको डार्क रूम में रखते हैं जहाँ पे लाइट ना आए, बहुत ज्यादा नॉइज ना हो, नॉइज फ्री रूम होना चाहिए। इवन फैन वैन जो होते हैं, जो फैन है कूलर है, इनको ऑफ कर दिया जाता है। सिडेटिव का इंजेक्शन दिया जाता है कंटिन्यूअसली, स्पेशली जो है मार्फिन का, ताकि वो देर तक सोता रहे। तो उसको कोई स्टिमुलस नहीं मिले, जरा सा स्टिमुलस मिलेगा पेशेंट क्या होगा, वायलेंट स्टेज में चला जाएगा, वो हाइपर एक्साइटेबिलिटी में पहुंच जाएगा, मसल्स का स्पाज्म होना शुरू हो जाता है ना। इसके अलावा हाइड्रेट करते रहेंगे, डायलिसिस देंगे और इंटेंसिव केयर देंगे, इसके बावजूद भी नहीं बचा पाएंगे। लास्ट में यही है ना। अल्टीमेटली क्या होनी है, डेथ होनी है विद इन 5 to 7 डेज। तीन ही महान लोग हैं जो अब तक बच पाए हैं इससे। तो लास्ट में आप ट्रीटमेंट कुछ भी कर लीजिए, उसकी डेथ होनी ही होनी होती है। रेबीज का इन्फेक्शन अगर हो गया किसी, लोकल वुंड ट्रीटमेंट, अब मान लीजिए कि जहाँ पे बाइट किया है एनिमल ने, क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, क्लींसिंग। सबसे पहले जो एरिया है, वुंड का एरिया है, उसको अच्छे से उसको साफ करेंगे, कम से कम 5 से 10 मिनट तक रनिंग वाटर से और सोप से उसको क्लीन किया जाएगा। लेकिन ये कहा जाता है कि कितनी ही गहरी बाइट हो, उसको सुचर नहीं करेंगे, सुचरिंग इज नॉट रिकमेंडेड। इसके बाद वहां पे ना सेंसिटिव टेस्टिंग के बाद जो है, जो लोकल एप्लीकेशन करते हैं किसका, एंटी रेबीज सीरम का। और एनिमल को ऑब्जर्व करते हैं, एनिमल को क्या करते हैं, ऑब्जर्व ऑब्जर्व करते हैं। अगर विद इन 7 डेज उसकी डेथ हो गई, किसकी डेथ हो गई, एनिमल की, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वो क्या था, वो रेबीज इन्फेक्टेड था। वो एनिमल क्या था, वो रेबीज इन्फेक्टेड था। तो इसलिए एनिमल को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। अब एक चीज और कही जाती है यहीं पे, वाटर के बारे में, पानी के बारे में, हाइड्रोफोबिया से थोड़ा हट के सोचिए। वाटर जो है एक बैरियर है, एक नेचुरल बैरियर है रेबीज के इन्फेक्शन के खिलाफ। ये देखा गया कि ऐसे तमाम आइलैंड्स या ऐसे कंट्रीज जिनके चारों तरफ क्या है, सी है, पानी है, यानी वो दूसरी किसी कंट्री से, दूसरे किसी स्टेट से वो बाई लैंड जो है वो अटैच्ड नहीं है, तो वहां पे रेबीज का इन्फेक्शन नहीं पाया जाता। तो ये एक नेचुरल बैरियर का काम करता है पानी, अगेंस्ट रेबीज। वाटर क्या है, एक नेचुरल बैरियर का काम करता है अगेंस्ट रेबीज। ऐसे तमाम कंट्रीज, तमाम स्टेट्स जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, चारों तरफ क्या है उनके, या तो ओशन है या कोई लार्ज वाटर बॉडी है, यानी कि बाई लैंड कनेक्शन उनका किसी नेबरिंग कंट्री से, नेबरिंग स्टेट से नहीं है, तो वहां पे रेबीज का इन्फेक्शन जो है वो नहीं पाया जाता। बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं। कौन कौन से कंट्रीज है जहाँ पे रेबीज नहीं पाया जाता है? अब सबसे बड़ा एक कॉन्टिनेंट बताइए जहाँ पे रेबीज का इन्फेक्शन आज तक नहीं पाया गया। ऑस्ट्रेलिया। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। और जो एक कंट्री भी है, कॉन्टिनेंट भी है पूरा, समझ लीजिए। ऑस्ट्रेलिया। सर मैंने भी तो ऑस्ट्रेलिया बताया। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई थी पहली बार में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है ना। इसके अलावा कुछ और कंट्रीज है, लाइक जापान, ग्रेट ब्रिटेन। इंडिया में कौन कौन सी ऐसी जगह है इंडिया में जो रेबीज फ्री है? मालदीव। मालदीव इंडिया में, मालदीव एक कंट्री अलग से, वो इंडिया का पार्ट नहीं है। मालदीव जो है, सही आपकी बात सही है, बट मालदीव क्या है, अंडमान वो एक, निकोबार। हाँ, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। आइलैंड एंड लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है ना। इसके अलावा और भी कंट्रीज है, साइप्रस है, साइप्रस है, आयरलैंड, आइसलैंड, माल्टा, न्यूजीलैंड, जो ताइवान है, ताइवान, यहाँ पे भी ये जो है इसका इन्फेक्शन नहीं पाया जाता। रेबीज फ्री एरिया कहा जाता है ऐसे तमाम एरियाज को जहाँ पे पिछले 2 सालों में कोई भी रेबीज का इन्फेक्शन नहीं पाया गया है, जो इसको हम कहते हैं रेबीज फ्री एरिया। और यूजुअली जो है
इन कंट्रीज में जिनका भी मैंने नाम लिया, यहाँ पे रेबीज पाया ही नहीं जाता है ना, रेबीज यहाँ पे नहीं। तो वाटर क्या है, वाटर इज एन इफेक्टिव नेचुरल बैरियर अगेंस्ट रेबीज। अब इसके लिए रेबीज की जो वो बनाई गई वैक्सीन, आमतौर से रेबीज की जो वैक्सीन है ये पोस्ट एक्सपोजर दिया जाता है। कब दिया जाता है? पोस्ट एक्सपोजर। हमने वैक्सीन के बारे में क्या पढ़ा था? वैक्सीन जब हम देते थे तो क्या है कि उसकी एंटीबॉडीज बनेंगी और फर्दर जो है वो फिर उससे जो इन्फेक्शन है वो उससे फाइट करेंगे, उसको प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आफ्टर एक्सपोजर आमतौर से जो रेबीज का वैक्सीन है या जो रेबीज का पूरा वो रिजीम है, वो जो है ज्यादातर जो पोस्ट एक्सपोजर ही चलता है। कुछ कंडीशन ऐसी भी है जहाँ पे प्री एक्सपोजर भी देते हैं, बट आमतौर से जो है ये पोस्ट एक्सपोजर रिजीम ही चलती है इसमें। इंडिया में कौन सी वैक्सीन है? सेल कल्चर वैक्सीन। सेल कल्चर वैक्सीन सामने ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन है ना, प्योरीफाइड चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन है, प्योरीफाइड वेरो सेल रेबीज वैक्सीन, प्योरीफाइड डक एम्ब्रियो वैक्सीन। ये सारी वैक्सीन हैं जो यूज की जा रही है इंडिया में रेबीज के लिए। अब इसका रिजीम देखिएगा, रिजीम कैसे कैसे इसकी प्रोफाइलैक्सिस दी जाती है। तो यूजुअली जो है पोस्ट एक्सपोजर इंट्रामस्कुलर एंड पोस्ट एक्सपोजर इंट्राडर्मल यही काम करती है, यही जो है सबसे कॉमनली यूज होती है। जो पोस्ट एक्सपोजर इंट्रामस्कुलर इसको हम कहते हैं ईसेन रिजीम, है ना। और ये जो है 5 डोज की है। कितनी है? 5 डोज रिजीम है ना। कब कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं? फर्स्ट डे यानी 0 डे जो है, जिस दिन बाइट हुई उस दिन। उसके बाद थर्ड, सेवेंथ, 14th एंड 28th डे, यहाँ तक ये इसका शेड्यूल है। इसेन रिजीम है ना। इंट्रामस्कुलर पोस्ट एक्सपोजर इसको दिया जाता है। अब ये एक चीज और है। अब इसेन रिजीम में जो अभी हमने पीछे इतनी सारी वैक्सीन पढ़ी ना, तो अलग अलग वैक्सीन की डोज के हिसाब से यूजुअली जो दो दो डोज में ये यूज होती है, या तो 0.5 ml होगा या 0.1 ml होगा। यही इसकी डोज होती है यूजुअली। तो यहाँ से जो ईसेन रिजीम है बेसिकली क्या है, ये इंट्रामस्कुलर रिजीम है, 5 डोज की रिजीम है। और एक आप देखेंगे पोस्ट एक्सपोजर इंट्राडर्मल रिजीम है ना। आप इसको कहा जाता है अपडेटेड थाई रेड क्रॉस रिजीम। और यहाँ पे बीच में जो ये 14th डे वाला है, यहाँ पे गैप रखा है। अब यहाँ पे 2 2 2 और 1 1 का क्या मतलब है? ये जो आपको दिख रहा है ना, 2 2 2 एंड 1 1 1, ये जो है ना जिसमें लाइक इसेन रेजिम है, दैट मीन कि सिंगल साइट इंजेक्शन लगता है। सिंगल साइट इंजेक्शन, इसलिए 1 1 करके इसको डिनोट करते हैं। और जो थाई रेड क्रॉस रेजिम है जिसमें 2 2 2 0 2 इस तरीके से, यानी 0, थर्ड, सेवेंथ और 28th डे पे, ये 14th डे वाला ये गैप रखा गया। तो ये जो है ना ये दो साइड पे दिया जाता है, टू साइट रिजीम इसको कहा जाता है। जो हाई रेड क्रॉस रिजीम है दैट इज टू साइट रिजीम। टू साइट रिजीम यानी दो अलग अलग साइट पे एक साथ इंजेक्शन दिया जाता है इसमें। जो इंटरडर्मल रिजीम है इसमें दो अलग अलग साइट पे एक साथ इंजेक्शन दिया, इसलिए इसको कहा जाता है टू साइट रिजीम। दिस टू साइट रिजीम इज पोस्ट एक्सपोजर इंट्राडर्मल, जो कौन सी है, थाई रेड क्रॉस रिजीम है। और सिंगल साइट रिजीम कौन सी है, पोस्ट एक्सपोजर इंट्रामस्कुलर ईसेन रिजीम। डेज का फर्क है देखिएगा, जो सिंगल साइट की है वो टोटल 5 डोज की है, और जो टू साइट रिजीम है वो टोटल 4 डोज की है। इसके अलावा प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस भी दिया जाता है, या इवन कुछ ऑलरेडी जो वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स हैं उसमें पोस्ट एक्सपोजर के तौर पे डे 0 एंड 3 यहाँ पे भी फिर से उनको दिया जाता है वैक्सीन, है ना। तो ये दो तरीका, ये एक्सपोजर जरूर याद रखिएगा, जो पोस्ट एक्सपोजर इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल का जो ये रिजीम है, यानी सिंगल साइट और टू साइट रिजीम। एक में 5 डोज है, एक में 4 डोज है, ये जरूर याद रहना चाहिए। इसके अलावा और दूसरी मैनेजमेंट गाइडलाइंस क्या क्या है? एंटी रेबीज सीरम, इसमें यूजुअली जो है हार्स का एंटी रेबीज सीरम यूज किया जाता है। 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी ऑन डे 0। अब डे 0 पे क्या करते हैं, आपने लोकल क्लिनसिंग ऑफ द वुंड पढ़ा, और वहां पे क्या था कि लोकली जो है वहां पे सीरम देते हैं। तो सीरम में क्या, एंटी रेबीज सीरम जो है वो 50% वुंड में देते हैं, 50% इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के तौर पे देते हैं।
इसके अलावा ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। अब ये जो ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन है, रेबीज लग गया, दैट मीन्स कि ये कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है, स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन है। 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी मैक्सिमम, ज्यादातर जो है वो वुंड में ही देते हैं इसको, और रेस्ट जो है ग्लूटियल रीजन पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पे देते हैं ना। और जो एंटी रेबिक ट्रीटमेंट पे है, जिसको ये रिजीम चल रही हो, उनको अवॉइड भी करना है कुछ चीजें। पहली चीज क्या है, अल्को पहली चीज क्या है, अल्कोहल ड्यूरिंग एंड 1 मंथ आफ्टर द ट्रीटमेंट, इनको अल्कोहल से दूर रहना है, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना। सेकंड चीज क्या है, कोई फिजिकल या मेंटल स्ट्रेन नहीं लेना, और लेट नाइट इनको देर तक नहीं जागना है, जल्दी से इन्हें सो जाना है ना, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। थर्ड क्या, कार्टिकोस्टेरॉइड्स या दूसरे इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स को नहीं यूज करना है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट रिजीम। इस वक्त तक इनको कोई भी इस तरीके के एक्सरसाइज या कार्टिकोस्टेरॉइड का यूज या अल्कोहल नहीं लेना है। अब जो ये वैक्सीन का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लग रहा है, कहाँ पे इनका इंजेक्शन लगना है, तो डेल्टॉइड मसल पे लगना है, बटक्स पे नहीं लगना है। तो यूजुअली आप देखते होंगे कि रेबीज का जो इंजेक्शन लगता है वो डेल्टॉइड मसल पे ही लगता है। जो वैक्सीन होती है रेबीज की, इनका जो इंजेक्शन लगना है उसकी साइड क्या है, डेल्टॉइड मसल है। अब वो राइट और लेफ्ट, ये आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं, बट बटक्स पे इसको नहीं, यानी ग्लूटियल रीजन पे वैक्सीन को नहीं यूज करना। अब ये कुछ कैटेगराइजेशन किया गया है कि किस तरीके का एक्सपोजर होगा, और उसमें क्या क्या जो है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का रिकमेंडेशन है। कैटेगरी वन जो है, किस तरीके का कांटेक्ट होगा एनिमल से, तो उसको हम कैटेगरी वन में लेके आएंगे। तो अगर आप एनिमल को टच कर रहे हैं या फीड कर रहे हैं, इंटैक्ट स्किन पे उसने लिक कर दिया, कोई बात नहीं है। अब उसके एनिमल के सिक्रेशन से अगर आपकी इंटैक्ट स्किन जो है वो कांटेक्ट में आ भी जा रही है, या इवन जो रैबिड एनिमल है, यानी जिसको रेबीज का इन्फेक्शन हो चुका है, उसका भी एक्सक्रीशन अगर हमारी बॉडी पे कहीं पे भी उसका कांटेक्ट हो रहा, बट हमारी स्किन जो है वो इंटैक्ट है, उसमें कहीं वुंड नहीं है, कहीं स्क्रैच नहीं है, तो वो कैटेगरी वन में आता है। टाइप ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, कैटेगरी वन, दैट मीन्स कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में हमें कुछ नहीं करना, नन, कुछ नहीं करना है, ये सही है, इससे कोई खतरा नहीं है। सेकंड जो कैटेगरी आती है, यानी जो अनकवर्ड स्किन है, स्किन निबलिंग हो जाए, यानी हल्का सा माइनर सा स्क्रैच, या वहां पे थोड़ा बहुत जो है सिक्रेशन जो है वहां पे टच हो गया, या माइनर कोई एब्रेजन था, ब्लीडिंग भले ना हो रही हो, लेकिन एब्रेजन था, दैट मीन्स क्या था कि जो कंटिन्यूटी थी स्किन की वो अब खत्म हो चुकी है, अब खतरा है। अब वो क्या है, वो खतरा है, कैटेगरी टू की बात। तो यहाँ पे क्या करते हैं बेसिकली, जो वुंड मैनेजमेंट, जिस तरीके से वुंड मैनेजमेंट की बात हमने की थी, यानी पहले उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे अच्छे से, उसको प्लेंटी ऑफ सोप और रनिंग वाटर से उसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक उसको वॉश करेंगे। सूचर बिल्कुल नहीं करना है, और एंटी रेबीज सीरम जो होता है वो लोकल एप्लीकेशन वहां पे करेंगे, और एंटी रेबीज वैक्सीन दे देंगे साथ में। और जो ये कैटेगरी थ्री है, अब इसमें सिंगल या मल्टीपल, कई हो सकता है कि कई बाइट हो गई हो, या एक ही बाइट हो गई हो किसकी, उस एनिमल की, या फिर जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन था या स्किन थी वो ऑलरेडी एब्रेडेड थी, क्या था वहां पे, एब्रेजन था या वहां पे वुंड था, और उसको क्या किया एनिमल ने, क्या किया, लीक कर लिया, तो उसका सलाइवा जो उसके थ्रू जो है वो हमारे सर्कुलेशन में पहुंच सकता है। तो ये जो है ये सबसे खतरनाक कंडीशन है, इट इज कैटेगरी थ्री। और कैटेगरी थ्री में अब क्या करना है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे वुंड मैनेजमेंट, ऑलरेडी हमने बताया किस तरीके से उसको करना है। रेबीज की इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, अब वो चाहे तो ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन दे दें, चाहे तो ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन दे दें, या तो हर्ष से जो एंटी सीरम निकल के आ रहा है उसको यूज कर ले, या एंटी रेब, और थर्ड जो एंटी रेबीज वैक्सीन, तीनों के तीनों यहाँ पे यूज करना है। ये रिकमेंडेड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है, किसके लिए, कैटेगरी थ्री के लिए, किसके लिए, कैटेगरी थ्री के लिए। अब एक चीज और यहाँ पे, रेबीज क्या है, इंडिया में नोटिफिएबल डिजीज है, इसको अब ध्यान से देखिएगा, अभी नई चीज है, हो सकता है बहुत कम लोग इसको जानते हैं। तो रेबीज क्या है, इट इज अ नोटिफिएबल डिजीज, नोटिफिएबल डिजीज इन इंडिया। और डब्ल्यूएचओ का एक पूरा मिशन चल रहा है, डब्ल्यूएचओ का एक पूरा प्लान चल रहा है, क्या, रेबीज को एलिमिनेट करने का, तो दैट इज रेबीज एलिमिनेशन प्लान। किसी को इसके बारे में पता है, रेबीज एलिमिनेशन
प्लान। और ये जो रेबीज एलिमिनेशन प्लान है इसका एक स्पेसिफिक नाम है 0/30। रेबीज एलिमिनेशन प्लान 0/30। कहने का मतलब ये है कि 2030 तक, 2030 तक पूरी दुनिया से डॉग से ट्रांसमिटेड, यानी कि जो इन्फेक्टेड डॉग है उनसे जो रेबीज ट्रांसमिट हो रही है, उससे जो डेथ हो रही है उसको रोकना है। 0/30 का इन्होंने ये जो है प्लान बनाया, WHO ने। इसका पूरा नाम है, मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत बड़ा नाम, द ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लान टू प्रिवेंट ह्यूमन डेथ, टू प्रिवेंट ह्यूमन डेथ बाय डॉग ट्रांसमिटेड रेबीज बाय 2030। यानी 2030 तक पूरी दुनिया से जो एक प्लान इन्होंने तैयार किया जिसका नाम दिया 0/30, दैट मीन्स कि बाई 2030 डॉग ट्रांसमिटेड रेबीज से जितने भी ह्यूमन डेथ हो रही थी उसको क्या करना है, उसको एंड करना है, उसको खत्म करना है। यानी जो डेथ हो रही है उसको कहाँ पे लेके आना है, जीरो पे लेके आना है, दैट इज 0/30। ये क्या था, WHO का रेबीज एलिमिनेशन प्लान था। और जो हमारे यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, कौन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बाकायदा सर्कुलर जारी किया और ये जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज है उनके लिए एक चीज मैंडेटरी कर दी कि अगर आपके यहाँ कोई भी रेबीज की डिजीज आ रही है, मतलब रेबीज इन्फेक्टेड पर्सन आ रहा है, तो आपको नोटिफाई करना है किसको, लोकल हेल्थ अथॉरिटी को। आप अपने यहाँ की लोकल हेल्थ अथॉरिटी को नोटिफाई करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि एक रेबीज की डिजीज जो है हमारे यहाँ आए। ये था 0/30 WHO का रेबीज एलिमिनेशन प्लान। और ये इंडिया में नोटिफिएबल डिजीज इसीलिए बनाई गई। और लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट सेक्टर के जो भी हेल्थ फैसिलिटीज है उनके लिए अब मैंडेटरी कर दिया है कि आपको जो है नोटिफाई करना है लोकल अथॉरिटीज को। ठीक है, ये था रेबीज। तो रेबीज का पैथोग्नोमिक फीचर क्या है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया है। और थोड़ा सा इसमें आइए पैथोलॉजिकल पैथोग्नोमिक फीचर में, Negri bodies, नेगरी बॉडीज कहाँ पे मिलती है, neurons, न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स। में, है ना, ठीक। तो इतना जरूर याद होना चाहिए। और थाई क्रॉस रिजीम और इसेंस रिजीम, इसके बीच का बेसिक डिफरेंस। अब दूसरी डिजीज है जापानीज इंसेफलाइटिस ना। जापानीज इंसेफलाइटिस के बारे में बस एक चीज याद रखिए, इंडिया में ये डिजीज एंडेमिक है और जितने केसेस आते हैं जापानीज इंसेफलाइटिस के, इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस जो है सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से आता है, और वो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो, गोरखपुर। गोरखपुर, है ना। सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम केसेस आते हैं ना, लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस, वो सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर से आते हैं। और ये डिजीज जो है इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में, इवन 26 स्टेट्स में, इंडिया के 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये डिजीज जो है ये रिपोर्ट की गई, ये पाई जाती है। कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका, ग्रुप बी अर्बो वायरस फ्लेविवायरस टाइप 1, ना। ये इसका कॉजेटिव एजेंट है और इसमें बहुत सारे होस्ट हैं जो मिलकर इस डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं। बेसिकली ये जो अर्बो वायरस की ये जो डिजीज है, ये जो अरबो वायरस की ये डिजीज एक तरीके से कह लिए, या जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो डिजीज है, ये प्राइमरली ये ह्यूमंस की डिजीज ये भी नहीं है, ये एनिमल्स की डिजीज है। एनिमल्स की डिजीज है लेकिन एक्सीडेंटली जो क्या होता है कि ह्यूमंस जो है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। होस्ट फैक्टर्स इसके बहुत सारे हैं। एक तो पिग्स आर कॉल्ड एज एम्पलीफायर होस्ट इन जापानीज इंसेक्ट। एम्पलीफायर होस्ट का मतलब ये है, सिर्फ एम्पलीफाई करना है, एम्पलीफाई करना और किसी चीज को फाइन ट्यून करना। फाइन ट्यून करने का मकसद मतलब ये है कि पिग्स के बारे में कहा जाता है, पिग्स के अंदर तो इन्फेक्शन होता है इस डिजीज का, बट उनको साइन और सिम्टम्स नहीं डेवलप होते, उनके उस डिजीज के सिम्टम्स नहीं डेवलप होते, बट क्या है कि वो इन्फेक्टेड रहते हैं, और इन्फेक्टेड रहते हैं तो वो
वायरस को सर्कुलेट करते हैं आगे की तरफ, जो वो डिसेमिनेट करते रहते हैं, फैलाते रहते हैं, इसलिए कहा गया पिग्स आर एम्पलीफायर होस्ट। दे डू नॉट शो सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। इनको डिजीज का सिम्टम नहीं होता, पर ये वायरस को सर्कुलेट करते हैं आगे की तरफ, तो इसलिए पिग्स आर एम्पलीफायर होस्ट। कैटल और बफेलोज हैं, ये भी डिजीज को ट्रांसमिट तो करते हैं, लेकिन प्राइमरली जो है इनका होस्ट फैक्टर में बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं, क्यों? क्योंकि नेचुरली जो है ये मॉस्किटो अट्रैक्टेंट होते हैं। बफेलोज हैं, कैटल्स है, यहाँ पे ऑलरेडी जो है मॉस्किटोज इनकी तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। और सिर्फ हॉर्सेस एक ऐसा जानवर है डोमेस्टिक एनिमल्स में जो इंसेफ्लाइटिस का साइन और सिम्टम्स इसको हो जाते हैं। Horses are the only domestic animals which show signs of encephalitis due to Japanese encephalitis virus। बर्ड्स हैं, ये भी इस डिजीज के ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी सिम्टम्स नहीं मिलता। और मैन जो है, मैन इज एन इंसिडेंटल डेड एंड पोस्ट। अब ये इंसिडेंटल डेड एंड पोस्ट का मतलब क्या है? कि इस डिजीज में भी मैन टू मैन ट्रांसमिशन नहीं पाया जाता। मैन टू मैन ट्रांसमिशन इज नॉट सीन। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस प्राइमरली जो ये बच्चों की बीमारी, और मोर देन 85% केसेस जो होते हैं वो लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, इससे कम उम्र के बच्चों में ही ये जैपनीज इंसेफ्लाइटिस जो है वो कॉमन है। और इसका वेक्टर देखिए, इंपॉर्टेंट वेक्टर क्या है? क्यूलेक्स ट्राइटीनियोरिंकस। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो वेक्टर है दैट इज क्यूलेक्स ट्राइटीनियोरिंकस। इसके अलावा और कुछ है, क्यूलेक्स विष्णुई है, क्यूलेक्स ग्लाइडस है, ये सारे भी हैं, बट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर इज क्यूलेक्स ट्राइटीनियोरिंकस। तो मैन क्या है इस डिजीज में? इंसिडेंटल डेड एंड होस्ट। और पिग्स क्या है? दे आर एम्पलीफायर होस्ट। ये क्या एम्पलीफायर होस्ट है? अब इसका क्लिनिकल फीचर्स देख लीजिए क्या होता है, जो है क्लिनिकल फीचर्स। तो यूजुअली जो है जैपनीज इंसेफ्लाइटिस में हाई ग्रेड का फीवर मिलता है। और दूसरे जो मेनिंजीज इरिटेशन के जो फीचर्स मिलते हैं हमें, जो मेनिंजियल इरिटेशन के जो है वो आपको दिखाई देंगे इसमें। अब मेनिंजियल इरिटेशन में क्या क्या हो सकता है? न्यूकल रिजिडिटी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इंट्राक्रैनियल टेंशन जो है वो रेज्ड रहेगा। परसिस्टेंट वोमिटिंग, परसिस्टेंट वोमिटिंग, ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं जैपनीज इंसेफ्लाइटिस में। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इस डिजीज का? 5 से 15 days। है ना? 5 से 15 दिन का होता है। 9 to 12 मॉस्किटोज का जो एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड दैट इज 9 to 12 डेज। और ह्यूमंस में 5 to 15 डेज, 5 से 15 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और इसका जो केस फैटेलिटी रेट है, इस डिजीज का केस फैटेलिटी रेट का मतलब कि कितने लोगों को डिजीज होने के बाद कितने लोग उसमें से उनकी डेथ हो जा रही है। तो 20 to 40% इसका जो केस फर्टिलिटी रेट है दैट इज 20 to 40%। और इसका जब आउटब्रेक होता है इस डिजीज का, तो उस कंडीशन में जो है ये 58% तक जो है इसका केस फर्टिलिटी रेट जो है वो इंक्रीज कर सकता है। अब इसके इंडिया में इसका एपिडेमियोलॉजी देखिएगा। इंडिया के 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस मिलती है। और इसमें से अकेले जो है सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस जो यहीं से आते हैं। और 35% केसेस तक जो है वो लेस देन 15 ईयर्स में मिलते हैं। Not all human bitten by mosquitoes develop the disease. Ratio of Japanese encephalitis over disease to inapparent infection varies। यानी कहने का मतलब जितने भी मॉस्किटोज ह्यूमंस को बाइट करते हैं सबके में ये डिजीज नहीं होती। रेशियो क्या? 1:300 टू 1:1000, यानी 1000 बाइट में किसी एक को ये डिजीज होती है।
और इंडिया में ओवरऑल जब हम एंडेमिसिटी की बात करते हैं, यानी कि कितने केसेस मिलेंगे, तो पर विलेज जो है 1 to 2 केस जो है ये ऑन एवरेज जो है ये पड़ते हैं, यानी हर गांव में 1 से 2 केस जैपनीज इंसेफेलाइटिस के देखने को मिल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इसकी जो इस डिजीज की एंडेमिसिटी है। अब इसकी वैक्सीन, जैपनीज इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन, कौन कौन सी वैक्सीन बनी, कैसे यूज होती है ना। तो पहले तो ये बताइए कि जैपनीज इंसेफेलाइटिस की जो वैक्सीन है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ये शामिल है या नहीं है? सर आईएपी में है शामिल है। पर नेशनल इम्यूनाइजेशन में नहीं है। अब नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी ये शामिल है, हो गई है, मैंने इस साल पढ़ाया है, बताया है। शामिल है, 2 डोज में इसको यूज करते हैं। पहली डोज जो है वो 9 मंथ पे दी जाती है इसकी, जैपनीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन की पहली डोज जो है वो 9 मंथ पे है। दूसरी डोज के बारे में जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि कम से कम जो है 1 साल का गैप रखा जाए, लेकिन हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो सेकेंड डोज जो इसकी दी जाती है वो 15 to 18 मंथ पे, 15 to 18 मंथ पे, यानी फर्स्ट डोज जो है जेई वैक्सीन की वो 9 मंथ पे एंड सेकेंड डोज 15 to 18 मंथ पे देना। बहुत सारी वैक्सीन है जो यूज होती हैं, सबसे कॉमनली वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें जैपनीज इंसेफेलाइटिस की जो वैक्सीन यूज होती है, दैट इज ना माउस ब्रेन ड्राइव, माउस ब्रेन ड्राइव वैक्सीन जो है ये इनएक्टिवेटेड होती है, यानी किल्ड। और जो इसका स्ट्रेन है, कॉमनली जो स्ट्रेन यूज होते हैं वो बीजिंग स्ट्रेन या नाकायामा स्ट्रेन, बीजिंग स्ट्रेन या नाकायामा स्ट्रेन। ये माउस ब्रेन ड्राइव इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, ये वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यही यूज होती थी, है ना। और इंडिया में जो यूज हो रही है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, सेल कल्चर ड्राइव। अब इसका स्ट्रेन बताइए, जैपनीज इंसेफेलाइटिस का एक ही स्ट्रेन मैंने पढ़ाया था जो इंडिया में यूज होता है कॉमनली, नहीं पता। इंडिया में यही स्ट्रेन जो है वो यूज होता है, SA 14 14 2, SA 14 14 2, ये स्ट्रेन जो है ये इंडिया में यूज होता है। ये सेल कल्चर ड्राइव लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, 2 डोज इसकी यूज होती है, एक 9 मंथ पे फर्स्ट डोज, दूसरी डोज जो है 15 to 18 मंथ पे हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो है ये होती है। और ये जो माउस ब्रेन ड्राइव इनएक्टिवेटेड या बीजिंग या नाकायामा स्ट्रेन की जो वैक्सीन है, ये इसका जो रूट है एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट इज सब क्यूटेनियस है, और आमतौर से इसके जो मल्टीपल डोज इसको यूज किया जाता है, और हर साल पे जो है इसके बूस्टर डोज भी यूज होते हैं। हमारे इंडिया में जो है या इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ये शामिल नहीं है। इंडिया में कौन सा है, SA 14 14 2 लाइव वैक्सीन है, फर्स्ट डोज 9 मंथ पे, सेकंड जो है 15 to 18 मंथ पे इसको दिया जाता है, ठीक। ये जापानीज इंसेफेलाइटिस से रिलेटेड है। अब थर्ड जो है दैट इज प्लेग। प्लेग को हम और क्या कहते हैं, और किस नाम से जानते हैं? कालाजार। क्या क्या क्या? प्लेग को हम कहते हैं ब्लैक डेथ, महामारी। महामारी। अब तो इस डिजीज का इंसिडेंस बहुत कम हो गया, लेकिन पास्ट में जब ये डिजीज कहीं पे फैलती थी तो पूरा गांव का गांव जो है वो साफ हो जाता था, इसीलिए इसको महामारी कहा जाता था ना, या ब्लैक डेथ भी इसको। कॉजेटिव एजेंट जो है प्लेग का क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस, ये नॉन मोटाइल जो है बैसिलाई है, ग्राम नेगेटिव यर्सीनिया पेस्टिस, है ना, ग्राम नेगेटिव नॉन मोटाइल कोकोबैसिलस इसका जो है पॉजिटिव। प्लेग जो है बेसिकली ये 3 टाइप की प्लेग जो पाई जाती है, न्यूमोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग एंड सेप्टिसेमिक प्लेग। इसमें से मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेग जो है वो ब्यूबोनिक प्लेग होती है। पॉजिटिव एजेंट इसका
यर्सीनिया पेस्टिस है जिसकी स्टेनिंग की जाती है किससे, बेसन सिस्टम से। ग्राम नेगेटिव है इसलिए इसकी स्टेनिंग जो है बाइपोलर स्टेनिंग विद बेसन सिस्टम। एसिड फास्ट बेसिलाई कौन सा है? Mycobacterium tuberculosis or leprae. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है ना, और लेप्री, वो एसिड फास्ट बेसिलाई है। और ये जो स्टेनिंग जो इसकी हो रही है वो किससे, बेसन सिस्टम से हो रही है, ग्राम नेगेटिव। रिजर्वायर क्या है इसका, इस इन्फेक्शन को, वाइल्ड रोडेंट्स, टेटेरा इंडिका इन इंडिया। अब ये जो वाइल्ड रोडेंट है, ये बेसिकली जो रैट की फैमिली से जितने भी अदर एनिमल्स है उनको रोडेंट्स कहा जाता है एक तरीके से। पहले ये माना जाता था कि प्लेग का जो रिजर्वायर है इसके इन्फेक्शन का, वो जो डोमेस्टिक रैट है, जो रेटस रेटस होता है, उसको माना जाता था। लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, जो टटेरा इंडिका है ये इस डिजीज का या इस इन्फेक्शन का जो है वो रिजर्वायर है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्टेड रोडेंट्स, फ्लीज एंड केसेस ऑफ न्यूमोनिक प्लेग। कॉमनेस्ट और मोस्ट इफिशिएंट वेक्टर क्या है इसका, प्लेग का, यानी जो डिजीज को ट्रांसमिट करता है, दैट इज रेड फ्ली, सिनोप्सिला चिएप्सिस टेक्निकल नेम है। और यहाँ पे मिल बांट के काम हो रहा है। अभी तक हमने पढ़ा था जहाँ पे भाई खतरनाक काम कौन करता था, फीमेल वाले, लेकिन यहाँ पे बोथ सेक्सेस है ना, यानी मेल और फीमेल फ्लीज जो है दोनों के दोनों बाइट कर रहे हैं, दोनों के दोनों डिजीज को ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब ट्रांसमिशन में एक नाम आएगा जिसको हम कहते हैं ब्लॉक्ड फ्ली। ब्लॉक्ड फ्ली, जब कोई भी एक, ये जो रेड फ्ली है ये बाइट करती है तो एक बाइट में ये अराउंड 0.5 क्यूबिक एमएम ब्लड जो है ये इंजेक्ट करती है। और इतने ही ब्लड में 0.5 एमएम क्यूब में अराउंड 5000 प्लेग के बैसिलाई होते हैं। और ये किसको बाइट करती है, इन्फेक्टेड रैट को, यानी इन्फेक्टेड रोडेंट कह लीजिए ना, वाइल्ड रैट है ये, या जो वाइल्ड स्क्वायरल या रैबिट्स हैं सब जो है वो रोडेंट्स में ही आ जाएंगे। तो इन्फेक्टेड रोडेंट है उसको इसने बाइट किया और अराउंड 5000 बैसिलाई एक बार में जो है इसकी गट में पहुंच गए। अब बैसिलाई जैसे ही इसकी गट में पहुंचता है, वहां पे वो क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन शुरू कर देता है। अब इतना ज्यादा वो मल्टीप्लाई हो जाता है कि जो इसका पूरा जो गट सिस्टम है या जीआईटी का सिस्टम वो उसको पूरा ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर देता है दैट मीन्स कि अब कोई दूसरा फूड जो है वो पास नहीं हो सकता। उसने क्या किया, इसकी जो पूरी जीआईटी थी उसको ब्लॉक कर दिया। इतना ज्यादा जो है बैसिलाई जो है वो सर उसकी जी। प्लीज रिपीट कर दीजिए, ये आपकी आवाज थोड़ी चली गई थी, ये जो आप ब्लैक फ्ली वाला बता रहे थे। ब्लैक नहीं, ब्लॉक्ड फ्ली, ब्लॉक, पता ना कि फला ने हमको ब्लॉक कर दिया, जितने सोशल मीडिया अकाउंट है हर जगह से, वही वाला ब्लॉक ये भी है। ब्लॉक्ड फिली कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी फिली है, अब वो इन्फेक्टेड रोडेंट था, अब वो स्क्वायरल भी हो सकती है, जंगली जंगली चूहा भी हो सकता है, जंगली खरगोश भी यानी रैबिट भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, रोडेंट्स में सब आते हैं। तो वो इन्फेक्टेड था, उसको इस फिली ने बाइट किया। बाइट करने के बाद जाहिर सी बात है, बाइट करेगी तो ऐसे थोड़ी ना छोड़ेगी, खून भी थोड़ा सा सक करेगी। तो अराउंड 0.5 एम एम क्यूब ब्लड जो है वो सक करती है, तो उसमें जो है लगभग 5000 के करीब बैसिलाई जो है उसके जीआईटी में आते हैं फ्ली के। अब वहां पे वो मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं, जीआईटी इतना ज्यादा वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं कि उसका पूरा जीआईटी जो है वो प्लेग बैसिलाई से भर जाता है। इतना ज्यादा भर जाता है कि दोबारा अगर वो कोशिश भी कर ले तो उसके जीआईटी में अब कोई दूसरा फूड मटेरियल, या यूं कर लीजिए कि दूसरा ब्लड मील अब नहीं पहुंच पाएगा, यानी फूड पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया उसका। लेकिन अब भूख तो लगेगी भाई, ये तो दूसरी चीज है, ये तो उसको एनर्जी या जो भी कह लीजिए नहीं मिलेगी। उसको जब दोबारा से जब वो उसको भूख लगती है तो वो फिर से क्या करता है, किसी ह्यूमन होस्ट को या एनिमल होस्ट को ही कह लीजिए, या किसी ह्यूमन को जब ये बाइट करती है तो ब्लड सक नहीं कर पाएगी, ब्लड जो अंदर तक जा ही नहीं सकता, और ये ना जबरदस्ती जो है ये बाइट करते रहते हैं। और उसी बाइट करने के नतीजे में क्या होता है, कभी कभी जो है इनकी जीआईटी से ये जो बैसिलाई होता है, बजाय ये ब्लड लेने के, ये रिगर्जिटेट कर जाते हैं किसको, बैसिलाई को। और ये रिगर्जिटेट कर जाते हैं किसमें, जिसको ये बाइट कर रहे होते हैं, जहां से इनको ब्लड सक करना है, बजाय ब्लड सक करने के ये बैसिलाई को रिगर्जिटेट कर देते हैं उसके ब्लड स्ट्रीम में। ये जो ब्लॉक्ड फ्ली होती है, तो यहाँ से क्या हुई, डिजीज ट्रांसमिट हो गई इस तरीके से। तो ये कहा जाता है कि जो ब्लॉक्ड फ्ली है, जो ब्लॉक्ड फ्ली है, यही जो है
डिजीज को ट्रांसमिट करती है। अब ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों का काम है, दोनों बाइट कर रहे हैं, दोनों डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फ्ली। और बेसिकली इसमें जो ये ब्लॉक्ड फ्ली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। या फिर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है, कोई वाइल्ड रोडेंट है, उसका कोई उसके कोई टिश्यूज हैं, या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो ह्यूमन है जिनको हो चुका है, उनसे भी ये डिजीज जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। प्लेग बेसिकली तीन टाइप की होती है, न्यूमोनिक प्लेग, बिबोनिक प्लेग एंड सेप्टिसेमिक प्लेग। बिबोनिक प्लेग जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेग है। ये जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेग है वो बिबोनिक प्लेग है। अब यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड देखिए, सेप्टिसिमिक और बिबोनिक प्लेग का 2 to 7 days। बिबोनिक प्लेग किसको कहते हैं, जो बीबोस को इन्फेक्ट, बीबोस क्या होते हैं, एनलार्ज टेंडर लिम्फ नोड। और आमतौर से ये जो, क्योंकि ये जो फ्ली है ना, बहुत ज्यादा जो है, रेड फ्ली जो है ये फ्लाई बहुत ज्यादा देर तक या बहुत ऊंचाई तक नहीं करते। और मान लीजिए किसी ह्यूमन को इन्हें बाइट करना, तो यूजुअली जो है ये लोअर एक्सट्रीमिटीज को ही बाइट करते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज को। तो वहां पे अगर बाइट करेंगे तो जो ये प्लेग बेसिलाई है, ब्लड टिश्यूज में आता है, सॉरी, ब्लड सर्कुलेशन में जरूर आता है, लेकिन वाया लिम्फेटिक जो है, ये जो रीजनल लिम्फ नोड है वहीं पे ट्रैप हो जाता है। अब रीजनल लिम्फ नोड हमारे, अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करिए, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे आपको मिलेगा, इंग्यूनल लिम्फ नोड है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगा। और जब इंग्यूनल लिम्फ नोड बहुत ज्यादा इंलार्ज और टेंडर हो जाए, तो उसको ब्यूबो कहा जाता है। और इसी के नाम पे ये पड़ गया ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग सबसे कॉमन टाइप की प्लेग है, 2 to 7 days जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और सेप्टिसेमिक प्लेग जो है ये एक्सीडेंटली होता है। मान लीजिए लैब में कुछ काम कर रहा है कोई, ब्लड टिश्यूज या एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वहां पे एक्सीडेंटली जो है वो इनहेल हो जाए किसी तरीके से, वो उसके, या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जरिए वो चला जाए, तो ये एक्सीडेंटली होता है। और सॉरी, ये सेप्टिसेमिक प्लेग। न्यूमोनिक प्लेग जो है आमतौर से ये जो कॉम्प्लिकेशन के नतीजे में होता है, न्यूमोनिक प्लेग जो है ये कॉम्प्लिकेशन के नतीजे में होता है, इन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्यूबोनिक या सेप्टिसेमिक प्लेग। और सेप्टिसीमिया जो है आमतौर से डेवलप तभी होगा जब सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन होता है, और ये एक्सीडेंटली होता है। लेबोरेटरी में कोई वर्क कर रहा है, वो उसके इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से, और वहां से हो सकता है कि वो उसकी बॉडी में किसी वजह से वो इंजेस्ट हो जाए या सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाए, तो वहां से ये सेप्टिसीमिया डेवलप हो सकती है। अदरवाइज ब्यूबोनिक प्लेग ही जो है इसकी सबसे कॉमन टाइप की है। तो इंक्यूबेशन पीरियड न्यूमोनिक प्लेग का थोड़ा सा अलग है, बहुत शार्ट है, 1 to 3 days। एंड ब्यूबोनिक और सेप्टिसेमिक प्लेग 2 to 7 days है। न्यूमोनिक प्लेग में आमतौर से जो क्लिनिकल पिक्चर आता है वो एक तरीके से पूरी न्यूमोनिया वाला आता है। किस तरीके का आएगा, न्यूमोनिया का आएगा। फीवर सब में होता है। बिबोनिक प्लेग में फीवर के साथ साथ जो स्पेसिफिक फाइंडिंग मिलती है वो क्या मिलती है, बिबोस का लार्ज और टेंडर होना। दैट मीन्स कि जो लिम्फ नोड है वो बहुत ज्यादा लार्ज और टेंडर होते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी इसके ट्रीटमेंट के लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है ट्रीटमेंट के लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन 30 mg पर केजी इंट्रामस्कुलर देते हैं फॉर 7 to 10 days। और फॉर कीमोप्रोफाइलेक्सिस टेट्रासाइक्लिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोप्रोफाइलेक्सिस इज टेट्रासाइक्लिन, 500 mg 4 times in a day, दैट इज क्यूआईडे है ना, क्यूआईडी इसी को कहते हैं, 4 times in a day। 5 दिनों के लिए देते हैं टेट्रासाइक्लिन को। अब बताइए टेट्रासाइक्लिन अभी रिसेंटली हमने पढ़ा एक डिजीज में ड्रग ऑफ चॉइस थी, Rickettsial infection. रिकेट्सियल डिजीज में या रिकेट्सियल इन्फेक्शन में ये ड्रग ऑफ चॉइस थी टेट्रासाइक्लिन। लेकिन यहाँ पे प्लेग में टेट्रासाइक्लिन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोप्रोफाइलेक्सिस। एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। अकेजनली जो है ड्रग ऑफ चॉइस में स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ साथ टेट्रासाइक्लिन को भी यूज किया जाता है एडान थेरेपी के तौर पे, एडान थेरेपी के तौर पे। अब कुछ चीजें और है इसमें, कुछ चीजें और हैं। इंडाइसेस, अक्सर हम बहुत सारे अभी तक हमने इंडेक्स पढ़े, कुछ इंडेक्स और पढ़ लीजिए। टोटल फ्ली इंडेक्स, यानी एवरेज नंबर ऑफ फ्लीज ऑफ ऑल स्पेसीज पर रैट, यानी एक चूहे पे कितने एवरेज में आपको फ्लीज मिल रही है। अब फ्लीज बहुत सारी स्पेसीज आपको मिल सकती है, अलग अलग फ्लीज की, लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सी फ्ली है, रेड फ्ली, जिनोसाइला चिएक्सिस। लेकिन यहाँ पे एज ए होल जितनी भी फ्लीज उस पे अट्रैक्ट हो रही है, उस पे फीड कर रही है, सबके बारे में बात कीजिए, दैट इज टोटल फ्ली इंडेक्स। टोटल का नाम है,
चियोप्सिस इंडेक्स अब ये स्पेसिफिक हो गया। अब ये स्पेसिफिक हो गया किसके लिए? सिर्फ रैट फ्ली के लिए, इज एवरेज नंबर ऑफ जिनोसाइलर चियोप्सिस पर रैट। अब ये जो है, अगर डिजीज का आउटब्रेक होता है तो ये जो है चियोप्सिस इंडेक्स इज इंडिकेटर ऑफ पोटेंशियल एक्सप्लोजिवनेस, यानी कितना भयानक ये डिजीज हो सकती है, कितना ज्यादा फैलेगी, ये उसका एक इंडिकेटर के तौर पे चियोप्सिस इंडेक्स को यूज किया जाता है। स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ फ्लीज, यानी जो अलग अलग स्पेसीज हैं, फ्लीज की अलग अलग स्पेसीज है, उनका अगर हम अलग से परसेंटेज निकालें तो वो स्पेसिफिक परसेंटेज हो जाता है। एंड ब्रो इंडेक्स, ब्रो इंडेक्स का मतलब ये है, रोडेंट्स जो है, अब रोडेंट्स में वाइल्ड रैट बहुत कॉमन है, वाइल्ड रैबिट, वाइल्ड स्क्वायरल, ये रहते कहाँ पे, इनकी रहने की जगह क्या होती है? चूहे कहाँ रहते हैं? है ना, ये जमीन के अंदर पूरा गड्ढा खोद के वहीं पे तो रहते हैं, चाहे बरो रैबिट में। हो, है ना, तो उसको ब्रो कहते हैं। तो ब्रो इंडेक्स क्या है? एवरेज नंबर ऑफ फ्लीज पर स्पेसीज पर रोडेंट ब्रो, यानी हर स्पेसीज की कितनी एवरेज फ्ली है